हाँ, तो आज अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 2 पार्ट के अंदर इस चैप्टर को अपने कंप्लीट किया है। और फिर मैं एक बात बता दूं, इस चैप्टर का नाम था मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। और जो अपन ने मानव भूगोल जो पढ़े थे, ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ी, उसका चैप्टर नंबर 4 था और इसका चैप्टर नंबर 3 है। इन दोनों का एक साथ टेस्ट ले लूँगा, ठीक है, बड़ा सा टेस्ट हो जाएगा, शानदार, क्योंकि दोनों सेम चीज़ें हैं दोनों, और दोनों एक साथ अपन एक साथ ही पढ़ा है और आपने भी मेरी अकॉर्डिंग एक साथ ही पढ़ा होगा। तो काफ़ी चीज़ें रिवाइज हो जाएगी, आपकी हो गई, और बहुत सारा इजी भी रहेगा। और भी 2 चैप्टर और है, मानव बस्ती का करके एक चैप्टर है, उसको भी अपन एक साथ ही पढ़ेंगे दोनों बुकों का। तो मतलब थोड़ा कॉम्बिनेशन बिठा के पढ़ेंगे। ज्योग्राफी को मज़ा आता है पढ़ने में थोड़ा, लेकिन अगर टेक्निक से पढ़ोगे तो ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि मैं हालांकि टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये पोस्ट डाल दूंगा कि कब टेस्ट होगा इसका। आई थिंक संडे हो सकता है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी का जो चैप्टर 4 है आपका, मानव भूगोल का चैप्टर 4 जो है ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास, उसका, और इसका चैप्टर, ये जो चैप्टर अपन 3 पढ़ रहे हैं, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाला, भारत लोग और अर्थव्यवस्था वाला, उसका, इन दोनों चैप्टर को मिला के एक टेस्ट लेंगे, शानदार, ठीक है, ये ध्यान रखना। आज भी कुछ फैक्ट हैं, आज के क्लास में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास मैंने ली, आज भी बहुत प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने का तरीका बताया मैंने, अच्छे से याद करना, क्योंकि ये चैप्टर फैक्चुअल है तो पता नहीं चलेगा कहाँ से क्या लिख रहे हैं, इसलिए मैंने एग्जाम में कैसे क्वेश्चन फॉर्म लिखना है वो बता दिया। क्योंकि पूरी बुक को सामने रख के लाइनें खींचना आसान है, लेकिन उसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये जानना बहुत ज़रूरी है। और खूब सारी बातें मैंने इसके अंदर आपको सिर्फ बताई भी है कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको बता दिया मैंने कि इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ना आपको। तो क्योंकि मैंने कहा ना, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में ये भी बहुत ज़रूरी है कि क्या छोड़ना है। देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि क्या पढ़ना है, सबसे ज़रूरी है कि क्या छोड़ना है। अगर छोड़ना आ गया ना, क्योंकि पूरी बहुत सारी बातें अपन को सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है, उनको थोड़ा बहुत स्किप करना पड़ता है। जैसे कि आज का टॉपिक मैंने लिया गरीबी, पॉवर्टी। गरीबी कब कहोगे कि गरीबी है, पहले ये समझना ज़रूरी है कि गरीबी हम कब कहेंगे जो गरीबी है। अगर हम अच्छी लाइफ, रोटी कपड़ा मकान अगर किसी इंसान के पास नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, लाइफ स्टैंडर्ड की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं, जो आवश्यक चीज़ें हैं वो अगर आपको नहीं मिल पा रही है, तो हम कहेंगे हमारे पास गरीबी है, ठीक है। यानी कि गरीबी किसे कहेंगे अपन कि गरीबी वंचित रहने की अवस्था है। मतलब वंचित का मतलब ये हो गया, पॉवर्टी इज द स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड, मतलब जिसको नहीं मिले, वंचित का जिसको नहीं मिले वो गरीबी है। क्या नहीं मिले? जो आवश्यक चीज़ें, जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं। जैसे कि निरपेक्ष रूप से ये व्यक्ति के सतत, स्वस्थ और यथोचित उत्पादक जीवन जीने की आवश्यक ज़रूरतों को संतुष्ट न कर पाने की असमर्थता को ही हम कहते हैं कि गरीबी है। इंसान को क्या चाहिए? एक अच्छी हेल्थ हो, अच्छा स्वास्थ्य उसका हो, उसको कुछ उत्पादक जीवन के अंदर कुछ लाइफ में जो चीज़ें चाहिए वो हो, जीवन जीने के लिए आवश्यक जो ज़रूरतमंद चीज़ें वो अगर कंप्लीटली मिल रही है, अगर वो संतुष्ट हैं तब तो ठीक है। अगर वो असमर्थ है, संतुष्ट नहीं है, तो गरीबी है, ये बात है। यानी कि इन एब्सोल्यूट टर्म्स इट रेफर टू द इनएबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू सेटिस्फाई द नीड्स नेसेसरी टू लीड हेल्थी एंड रीजनेबली प्रोडक्टिव लाइफ। अगर ये नहीं है तो फिर हम कहेंगे कि वो पॉवर्टी, गरीब है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, यहाँ से अब जितनी बातें सारी फैक्ट की है कि भारत में गरीबी अधिक होने के क्या कारण है। मेनली 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस, ठीक है। रीजंस फॉर हाई पॉवर्टी इन इंडिया, उसके मेन 2 कारण है कि बिना रोजगार की आर्थिक वृद्धि हो रही है, लोगों के पास पैसा तो जा रहा है लेकिन रोजगार नहीं है। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो बहुत अच्छा पढ़ लिख गए, नौकरियां नहीं लग रही है क्योंकि सरकार, गवर्नमेंट जो है या फिर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी है ही नहीं, पॉपुलेशन इतनी है, बेरोजगार ऐसे ही घूम रहा है, बेरोजगार बना घूम रहा है जबकि वो पढ़ा लिखा है। तो बिना रोजगार की आर्थिक वृद्धि हो रही है और अनियंत्रित बेरोजगार बढ़ रहा है, भयंकर तरीके से अनियंत्रित, कंट्रोल ही नहीं है, ठीक है। यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट एम्प्लॉयमेंट एंड अनकंट्रोल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अच्छे पढ़ लो, कंपटीशन को अगर मारना है तो थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा, वरना इस कंपटीशन के ज़माने में अगर फंस गए ना, निकल नहीं पाओगे। हर किसी की नौकरियां नहीं लगती है और मुश्किल हो जाएगा जीवन यापन करना इस महंगाई के ज़माने में, जहाँ पर हर चीज़ महंगी है। लाइट का यूनिट, बिजली यूनिट 10 रुपये पर यूनिट है, कैसा घर का खर्चा चलाओगे, कैसे अच्छी लाइफ जियोगे, कितना पेट्रोल डीजल के रेट हैं, क्या कितने कपड़े महंगे, हर तरह से कितनी एजुकेशन महंगा है, बहुत महंगाई बढ़ गई है। अच्छी लाइफ अगर जीनी है तो मेहनत करो खूब, 2-3 साल मेहनत कर लोगे, ज़िंदगी भर सुख पाओगे। थोड़ी सी मेहनत करो, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ, अब कंटिन्यू चल रहा है, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का जो प्रतिशत है वो ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँवों के अंदर तो है 25.7%। वेरी इंपॉर्टेंट,
यानी कि जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पर 25.7% है 2011-12 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग, जो गरीबी रेखा से बीपीएल जिसको बोला जाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल मतलब गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो गरीब से भी नीचे, जिसको रोटी कपड़ा मकान प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा है ये। और शहरी क्षेत्रों में 13.7%, 13% तो सिटीज़ के अंदर भी है, लगभग 14% ये हैं शहरी क्षेत्रों में। और पूरे देश का अगर पूरा एवरेज निकाला जाए वो है 21.9%, जो इन दोनों को मिला के निकाला जाता है, वो आप समझते हो। यानी कि 13.7% अर्बन एरियाज का है और 21.9% होल कंट्री का रेशियो है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो गया आपके यहाँ से, फैक्ट। ठीक है, फिर बात आती है, अगर राज्यों की बात करें, स्टेट की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो बीपीएल के लोग रहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, वो छत्तीसगढ़ में रहते हैं, लगभग 40%, लगभग 40% वहाँ की पॉपुलेशन, छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन लगभग 40% गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, गरीब नहीं, गरीबों से भी नीचे हैं, समझ गए। यानी कि भारत में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत रखने वाले 4 राज्य, बस 4 याद करने, ज़्यादा नहीं करने। छत्तीसगढ़ 39, देखो टेबलें बहुत है इस चैप्टर में, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अलावा मत पढ़ना, ध्यान रख लेना दिमाग में, वरना बैठे रहोगे और जब एग्जाम पेपर देने बैठोगे सारा याद होगा नहीं, फिर बैठे बैठे आंखें काटोगे, फिर पट्टियाँ गिनोगे ऊपर में कितनी है नहीं, जो एग्ज़ाम हॉल मिलेगा उसमें। तो छत्तीसगढ़ में 39.93%, झारखंड में 36.96% और मणिपुर में 36.89% और अरुणाचल प्रदेश में 34.6%। बस ये 4 स्टेट है जो गरीब रेखा से नीचे ज़िंदगी जी रहे हैं। ये परसेंट किसका है पता है क्या? वहाँ की पॉपुलेशन का। जैसे छत्तीसगढ़ में 100 लोग अगर रहते हैं तो लगभग 40 लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे ही झारखंड में 36 यानी 37 लोग के करीब पॉपुलेशन जो है, वहाँ की जनसंख्या, जो वहाँ की जनसंख्या का परसेंट है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। फिर है, अच्छा इंग्लिश हिंदी सेम ही, खैर कोई वो नहीं, हाई परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इन द इंडिया। ठीक है, फिर अगला पॉइंट वापस इसी में, भारत में गरीबी रेखा से नीचे न्यूनतम मतलब ठीक ठाक जो 10% या समथिंग, न्यूनतम तो एवरेज दोनों चलता है, वो रखने वाले अगर 4 राज्य पूछे तो वो आपके गोवा 5.09%, केरला 7.05%, हिमाचल प्रदेश 8.06% और सिक्किम 8.19% है। ये हैं लोवेस्ट परसेंटेज वाले पॉपुलेशन बिलो। ये वहाँ की पॉपुलेशन, गोवा सबसे ठीक है, वहाँ की पॉपुलेशन में 95% पॉपुलेशन ठीक है, 5% लोग ऐसे हैं जो गरीब रेखा से नीचे, थोड़ा बहुत तो मिल ही जाता है। ये है, ये भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इतने परफेक्ट नोट्स नहीं मिलेंगे, बुक समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैंने छाट के बना दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारत में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत रखने वाला केंद्र शासित, अभी अपने स्टेट्स की बात करी, राज्यों की बात करी, अब अपन बात करें यूनियन टेरिटरीज की, केंद्र शासित प्रदेशों की, तो उसमें दादर नागर हवेली, बस एक याद कर लो, बस दादर नागर हवेली 39.31, लगभग 40%। वहाँ की पॉपुलेशन जो है उसका 40% गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। केंद्र शासित का पूछे तो ध्यान रखना, यूनियन टेरिटरी के अंदर लिखना है आपको हाईएस्ट परसेंटेज इसका है। और हाईएस्ट की जगह आ जाए मिनिमम परसेंट यूनियन टेरिटरी में, केंद्र शासित प्रदेश में, तो वो है अंडमान निकोबार, मात्र 1%। बहुत अच्छी बात है ये, सिर्फ 1% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। और लक्षद्वीप में 2.77%, 2 लिख देना इसके अंदर, 2 अपन ने ले लिए हैं, एक तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, बस 2 बहुत है, सफिशिएंट, शानदार नोट्स बन गए, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टेट्स में अगर पूछे कि राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बताओ, तो आप लिखेंगे छत्तीसगढ़ 39.93, झारखंड 36.96, मणिपुर 36.9, अरुणाचल प्रदेश 34.67। ये तो हैं जो लगभग 40% के पास में है वहाँ की पॉपुलेशन गरीबी, बीपीएल। फिर बात है लगभग 10% के अंदाजे से ठीक ठाक, जिसको अपन न्यूनतम बोलते हैं, लोवेस्ट बोलते हैं, वो गोवा, केरला, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम है। कंटिन्यू चारों याद करना, लाइन वाइज याद करना। फिर बात आती है यूनियन टेरिटरीज़ की, तो सबसे ज़्यादा यूनियन टेरिटरी की हालत जो ख़राब है, वो हालत ख़राब है दादर नागर हवेली की, जहाँ लगभग 40% पॉपुलेशन बीपीएल है। और फिर है मिनिमम परसेंटेज, यानी सबसे कम अगर केंद्र शासित की बात करें, यूनियन टेरिटरी की बात करें, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, आइसलैंड में मात्र 1% और लक्षद्वीप में मात्र 2.77%, यानी लगभग 3% बस। फिर है इस रिपोर्ट में बात करें अपन नेक्स्ट है ना, ये हो गया। हाँ, इस रिपोर्ट में 0.790 संयुक्त सूचकांक मूल्य के साथ में केरल का सर्वोच्च स्थान है। केरल के बाद में आ जाती है दिल्ली, ठीक है 0.750, हिमाचल प्रदेश 0.652,
गोवा 0.612 और पंजाब 0. सबसे नीचे छत्तीसगढ़ है, ठीक है। अब अपन लेते हैं स्वस्थ जीवन के सूचक, इंडिकेटर्स ऑफ ए हेल्दी लाइफ, ठीक है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है छोटा सा कि स्वस्थ जीवन के क्या सूचक है, इंडिकेटर्स क्या है हेल्दी लाइफ के। तो रोग और पीड़ा से मुक्त जीवन, बस अगर इंसान रोगी नहीं है, कोई पीड़ा नहीं, तो बस वही स्वस्थ लाइफ है, वही अपन कहेंगे कि यार जीवन अच्छा है, सही चल रहा है। यथोचित दीर्घायु, और एक दीर्घ मतलब है कि जैसे 80 साल 90 साल जीना, एक अच्छी लाइफ, यही बोलते हैं कि 50-60 में अगर मर रहे हैं, इसका मतलब वो स्वस्थ जीवन का सूचक नहीं है। लेकिन अगर दीर्घायु है, मतलब एक लाइफ की एक स्टेज होती है कि 80+, हाँ ठीक, अच्छी लाइफ है, इसका मतलब उस कंट्री का डेवलपमेंट ठीक चल रहा है। तो दीर्घायु एक स्वस्थ जीवन के ही सूचक है, समझ में आ गई। लाइफ फ्री फ्रॉम इलनेस एंड एलिमेंट एंड लिविंग ए रीजनेबली लॉन्ग लाइफ स्पैन आर इंडिकेटिव ऑफ हेल्दी लाइफ, वो सब हेल्दी लाइफ के इंडिकेटर्स हैं। बहुत ईजी है, अगर कोई रोग या पीड़ा नहीं है तो, और अच्छी एक आयु, एक दीर्घायु हो, ठीक है, बहुत ईजी है। फिर शिशु मृत्यता और माताओं में प्रजनोत्तर मृत्यु दर को घटाने के उद्देश्य से पूर्व प्रसव के पूर्व और प्रसव के बाद में, प्रसव का मतलब जब फीमेल या जब कोई माँ बनती है तो उस मदर के प्रसव यानी डिलीवरी से पहले, जब बेबी पेट में होता है तब, और उसके बाद में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता होनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये है वृद्धों के लिए, देखो मेन ज़रूरत कहाँ पड़ती है भाई, मेन मेडिकल या डॉक्टर्स की या फिर इस हेल्थ की जहाँ ज़रूरत पड़ती है वो सबसे ज़्यादा महिलाओं में। जब डिलीवरी का केस होता है, डिलीवरी के टाइम पर जब बेबी पेट में होता है तो उससे पहले की प्रोसेस 9th मंथ के अंदर जो जो चीज़ें चाहिए वो होनी चाहिए, और प्रसव होने के बाद में महिला की सारी फैसिलिटी अगर हैं तो वो सब स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य जीवन के सूचक माने जाते हैं। एक तो महिलाओं का हो गया, एक हो गया बुजुर्गों का, जो बूढ़े वृद्ध लोग हैं उनका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कमज़ोर होते हैं, टाइम पे चलते बीमार पड़ जाते हैं, तो उनकी भी सुख सुविधाएं होनी चाहिए। तो वृद्धों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ज़रूरी है, हेल्थ सर्विस बूढ़े लोगों के लिए, और पर्याप्त पोषण भी मिलना चाहिए। व्यक्तियों की सुरक्षा एक स्वस्थ और लंबे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण ये माप हैं, ठीक है। एग्जाम आ जाए कि व्यक्तियों के स्वस्थ जीवन के महत्वपूर्ण माप क्या है, सूचक क्या है, तो पूरा लिखना है, जो आई थिंक बहुत ईजी आप खुद भी जानते हो। अवेलेबिलिटी ऑफ प्री एंड पोस्ट नेचुरल हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन ऑर्डर टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड पोस्ट डिलीवरी डेथ्स अमंग मदर्स ओल्ड, एक तो ये हो गया, यानी डिलीवरी होने से पहले शिशु मृत्यता, ये वरना तो बेबी के खूब सारे आपने देखा होगा, पेट में बच्चा मर जाता है या फिर डिलीवरी टाइम पर मर जाते हैं, बहुत सारे केस ऐसे होते हैं, वो अगर सब ठीक है तो मतलब वो एक अच्छी लाइफ है, ठीक है। ये हो गया ओल्ड एज हेल्थ केयर, वो मतलब वृद्धों के लिए ये होनी चाहिए, और एडिक्वेट न्यूट्रिशंस, अपन को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, एंड सेफ्टी इंडिविजुअल आर सम इंपॉर्टेंट मेजर्स ऑफ हेल्दी एंड रीजनेबली लॉन्ग लाइफ, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की, काफ़ी इजी, मैंने एज इट इज़ रखा है इसको, बुक से, प्रॉपर बुक से लिया है। ये चीज़ आपको नोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है, बिल्कुल समझने के लिए, सीधा सीधा मैंने फिर भी लिखा, जानबूझ के आप ना भी लिखो तो चलेगा, बस समझना है इसको। बात आएगी एग्जाम में कि स्वच्छ भारत मिशन SBM क्या है, ठीक है, तो आपको आंसर ही लिखना है। ये सब तो भले आप पढ़ लेना कि कारखानों से निकलने वाले विषैले और जैविक क्रियाओं से निर्मित होने शहरों में सीवर तथा खुले में शौच आदि कारण स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारे खतरे पैदा हो गए हैं, इसलिए भारत सरकार ने कुछ ऐसे काम चलाए हैं कि स्वास्थ्य अच्छा काम हो, तो उन्हीं में से एक है स्वच्छ भारत मिशन। तो ये तो सिर्फ नॉलेजेबल था, जो आपको नोट्स में लिखना ही नहीं है, एग्जाम में भी नहीं लिखना, सिर्फ पढ़ना है, इसको पढ़ो तो पढ़ लेना, बाकी कोई जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग होता है SBM स्वच्छ भारत मिशन, वो यहाँ से, उसका पहला पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है कि स्वस्थ मस्तिष्क एक स्वस्थ शरीर में निवास करता है। अगर आप बिल्कुल साफ सुथरे हो, आसपास में गंदगी नहीं है, तो आपका माइंड जो है ना वो सही तरीके से काम करेगा। स्वस्थ मस्तिष्क एक स्वस्थ शरीर में निवास करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक स्वस्थ शरीर के लिए क्या चाहिए, एक स्वस्थ वातावरण चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका माइंड, अगर देखो, अगर आपका मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में निवास करता है, अगर आप शरीर से निरोगे हैं, पहला सुख निरोगी काया, कोई रोग नहीं है, तो आपका माइंड सही काम करेगा। बीमार होने पर आप इस देख लेना, आप नहीं पढ़ पाते प्रॉपर, तो अगर अपन स्वस्थ हैं, शारीरिक तरीके से मजबूत हैं, ठीक है, तो हमारा स्वस्थ मस्तिष्क जो हमारा वो ब्रेन वो सही काम करेगा। तो स्वस्थ मस्तिष्क एक स्वस्थ शरीर में निवास करता है। और स्वस्थ शरीर कब रहेगा, जब हमारे चारों ओर हमारा वातावरण साफ रहेगा, स्वच्छ रहेगा। इसीलिए लिखा है एक स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ वातावरण, विशेष रूप से क्या क्या हमारे चारों ओर क्या शुद्ध होना चाहिए, हवा स्वच्छ होनी चाहिए,
स्वच्छ पानी होना चाहिए, शोर कोमा यहाँ पर कोमा शोर मुक्त माहौल होना चाहिए, चारों ओर ऐसे गाने बेने नहीं बजना चाहिए, वरना क्या माहौल होगा फिर वो, और स्वच्छ परिवेश, ये प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को तो लिखना भूल ही मत जाना, एक शब्द स्किप नहीं कर सकते, एक वर्ड एक शब्द नहीं छोड़ सकते। ए हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी एंड फॉर ए हेल्दी बॉडी क्लीन एनवायरमेंट, particularly clean air, clean water, noise free emission and hygienic surrounding are prerequisites। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट्स कर लेना। रिक्वेस्ट से REQUISITES, ठीक है, ये हो गया। फिर इसका सेकंड पॉइंट लेने से पहले अपन थोड़ा सा और जानेंगे कि नगर निगम का जो कचरा निकलता है, आपने देखा भी होगा सुबह सुबह गाड़ी आती, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, है ना, गाना याद हो गया अब तो वही है, नगर निगम अपने घरों का सारा कचरा ले जाके वहाँ एक जगह इकट्ठा करती है, उनसे बहुत सारी प्रोसेस, मैंने कहा ना वो कभी बताऊंगा, बहुत सारी प्रोसेस अपन उसमें उसको डिकम्पोज वगैरह कर रहे हैं उससे। तो नगर निगम का जो कचरा है या फिर उद्योग से निकलने वाला जो प्रदूषित जल है और परिवहन जो गाड़ियाँ वगैरह चलती है उनसे निकलने वाला जो धुआं है, इन सब आदि कारणों से शहरों में प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए 1 मार्क्स में कि सिटीज़ में, शहरों में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन किन कारणों से होता है। एक तो ये नगर निगम का जो कचरा है, बहुत ज़्यादा यहाँ से उठा के एक जगह पटक देते हैं, लेकिन वहाँ फिर कभी कभी उसका जो डिकम्पोज वो नहीं हो पाता, उसको सड़ा गला के अगर यूज नहीं किया जा रहा, तो एक तो वो शहरों में सबसे ज़्यादा बड़ी गंदगी आपने देखा भी होगा अगर आप सिटी में रह रहे हो तो। दूसरा, उद्योग से बहुत भयंकर कचरा निकलता है, फैक्ट्रियों से, ठीक है, प्रदूषित जल, वहाँ से पानी गंदा निकलता है और कचरा तो है ये। और परिवहन, जब गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती है तो धुआं वगैरह जो निकलता है, ये सब शहरों में प्रदूषण के मेन कारण है। म्यूनिसिपल वेस्ट, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस एंड पोल्यूटेंट्स जनरेटेड बाय ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा आर मेजर सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन इन अर्बन इंडिया। ठीक है, बात करते हैं गाँव की, तो गांव ग्रामीण इलाकों में, शहरों में झुग्गी झोंपड़ियों में खुले शौच पर, तो ये जो खुले में शौच करते हैं गाँव में, बाथरूम सुविधा या तो है नहीं या फिर है तो कम यूज़ करते हैं, वो सब कारण है। यानी कि कहाँ गया, हाँ, यह लगे अपन ओपन डिफेक्शन इन रूरल एरियाज एंड अर्बन स्लम्स आर ए मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, ये मेन कारण ग्रामीण क्षेत्रों में है, ग्रामीण इलाकों के अंदर है। फिर बात आ रही सरकार की, क्या कर रही है फिर सरकार इन दोनों कारणों के लिए। तो भारत सरकार ने देश को प्रदूषित रहित बनाने के लिए बनाने के विचार में स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाया, जिसके उद्देश्य हैं, फिर सुना ध्यान से, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद इट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम स्वच्छ भारत मिशन SBM एम्स एट पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, इट्स ऑब्जेक्टिव आर। मैं फिर बता दूं, अगर स्वच्छ भारत मिशन पूरा बड़ा आए तब आपको ये पहला कारण भी लिखना है, ये दूसरा कारण भी लिखना है, और फिर यहाँ से पूरा लिखना है। अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछे, उद्देश्य पूछे, तो फिर यहाँ से लिखना है, फिर ये यहाँ से लिखना है। ऑब्जेक्टिव अगर पूछे तो ऊपर वाला छोड़ देना, भले ही यहाँ से लिखना है कि क्या क्या भारत सरकार ने इसके लिए उद्देश्य रखे हैं, पर्पस रखे हैं। तो 1 2 3 4 4 इसके ऑब्जेक्टिव है, 4 इसके उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पढ़ लेना है, ठीक है। चारों पॉइंट बना दिए मैंने, चारों पॉइंट आपको पढ़ने, बहुत ईजी है। क्या कि स्वच्छ भारत अभियान का मेन उद्देश्य है देश को खुले में शौच से मुक्ति, खुले में जो लोग जा रहे हैं शौच करने के लिए, उस शौच से मुक्ति, और नगर निगम का 100% कचरा, ठोस कचरा, उसको वैज्ञानिक तरीके से उचित उसका प्रबंधन होना चाहिए, उसका यूज होना चाहिए। घरों में शौचालय होने चाहिए, घरों में शौचालय तो है ही है, साथ में सार्वजनिक शौचालय भी होने चाहिए। जैसे बड़ा मार्केट है तो बड़े मार्केट में जगह जगह बाथरूम शौचालय होने चाहिए जहाँ पर लोग इजीली जा सके, ठीक है। सार्वजनिक शौचालय का निर्माण, ये सब इसमें आ जाता है, ठीक है। यानी कि मेकिंग इंडिया ओपन डिफेक्शन फ्री एंड अचीविंग 100%, आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट और कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेट्रिन्स, जिसको अपन IHHL बोलते हैं, कम्युनिटी टॉयलेट सिटी सीट्स एंड पब्लिक टॉयलेट PT, ये सब होना ज़रूरी है। यानी कि जो हाउस होल्ड लेट्रिन्स हैं, सबके लेट्रिन जो बनाते हैं, वो लेट्रिन होनी चाहिए सार्वजनिक, ताकि वो भी यूज हो सके, बहुत ज़रूरी है। खूब जगह घरों में व्यवस्थाएं नहीं है, कच्ची बस्तियों वगैरह में हर घर में नहीं व्यवस्था, तो वहाँ पर ये होना चाहिए, ठीक है। आपने देखा होगा सिटी में जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं तो वहाँ पर व्यवस्था नहीं है, तो ये होना चाहिए वहाँ पर। फिर सेकंड है, ग्रामीण भारत में घरों से होने वाला प्रदूषण को कम करने के लिए साफ ईंधन के तौर पे LPG को, जैसे गाँव में आपने देखा होगा जो ओपन चूल्हा होता है उस पर लोग रोटी बनाते हैं,
जिसमें आई थिंक लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा वो यूज़ करते हैं, तो लकड़ी से कितना भयंकर धुआं निकलता है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर। इसलिए वहाँ पर एलपीजी जो सिलेंडर जो चलता है, गैस जो चलती है, उसका यूज होना और बहुत ईजी बना दो, थोड़ा उसका सस्ता कर दो या फिर फैसिलिटी कर दो कि घर पे जाके दे दें ताकि वो हर कोई ले सके। क्योंकि गाँव में ऐसे गाँव भी है जहाँ पर बहुत दूर दूर सिलेंडर मिलते हैं, ईजिली व्यवस्था है नहीं, तो फिर उनको चूल्हा यूज़ करना पड़ता है। तो अगर उनको सुलभ कर लिया जाए, अगर ईजी बना दिया जाए, तो आई थिंक वो भी ठीक हो जाएगा, ताकि वो एलपीजी यूज़ करेंगे तो पोल्यूशन कम हो जाएगा धुआं वगैरह से। तो मेकिंग प्रोविजंस फॉर द सप्लाई ऑफ क्लीन एनर्जी फॉर फ्यूल एलपीजी टू ऑल हाउस होल्ड इन रूरल इंडिया, रिड्यूस डोमेस्टिक पोल्यूशन, कम हो जाएगा। फिर है जल से होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए प्रत्येक घर में पीने लायक जल की व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि पानी कभी कभी बहुत गंदा आता है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं। प्रोवाइडिंग पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी हाउस होल्ड टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ वाटर बॉम्ब डिक्रीजेस। और चौथा है अपरंपरागत ईंधन के प्रांत जैसे पवन तथा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, ये भी ज़रूरी है, ठीक है। प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज लाइक विंड एंड सोलर एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों पॉइंट अपन ने बहुत इजीली कर लिए, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना भारत में जन्म दर व मृत्यु दर में 1951, वेरी इंपॉर्टेंट, डेट भी लिख रखी है, बुक का क्वेश्चन है। पश्चात क्या परिवर्तन हुआ, स्पष्ट कीजिए। What has changed in the birth rate and death rate in India after 1951? एक्सप्लेन, वो अपन को एक्सप्लेन करना है। तो देखो, उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं, देखो 1951 के बाद में भारत में काफ़ी सुधार हो गया, काफ़ी फैसिलिटी भी अवेलेबल हो गई। उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं, पर्याप्त पोषण, व्यक्तियों की सुरक्षा आदि सुविधाओं की उपलब्धताओं के कारण देश में 1951 के बाद में 2015 तक है ना, वो काफ़ी चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। Due to availability of facilities like improved health facilities, adequate nutrition, protection of persons, etc., there has been a difference in the trends of birth and death rates in country 1951 till 2015. देखते हैं सच है कौन से लाइक, जैसे कि फर्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है फैक्ट, यहाँ से सीधे 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा कि 1951 के अंदर कितनी डेथ रेट थी, 25.1 थी, ठीक है। और फिर ध्यान से पढ़ना, 2015 में कितनी हो गई, 6.5 प्रति हज़ार हो गई, 6.5 प्रति हज़ार हो गई, जो 25.1% थी, कितनी रह गई, 6.5% रह गई। ऐसे ही जो शिशु मृत्यु दर थी, ये तो है डेथ रेट, ये तो है मॉर्टेलिटी रेट, सॉरी मृत्यु दर, डेथ रेट, और फिर शिशु मृत्यु दर, ठीक है। बात करें अपन विच डिग्री हो गया, हाँ, और इन्फेंट मॉर्टेलिटी, शिशु मृत्यु दर है वो 148 प्रति हज़ार। 148 प्रति हज़ार का मतलब है 1000 पर 148 का मरना, 148 बच्चे मरते थे हर 1000 बच्चों के जन्म होने पर, समझ में आ गई। 1000 पर 148 मरते थे, वो 37 हो गए, मात्र 37, इतना बड़ा चेंज आ गया। कहाँ 148, कहाँ 37, ये 2015 की बात है, 2015 की, जबकि ये 1951 की बात है। ईजी है ना, इतना बड़ा चेंज आ गया। इसी प्रकार ये 1951 के जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा थी पुरुषों के, जो 37.1 वर्ष से 66.9 वर्ष, तथा स्त्रियों में 36.2 वर्ष से 70 वर्ष हो गई। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में अगर इसको मैं लिखना चाहूँ ना, तो आप ऐसा लिख सकते हो, इसमें एक टेबल बना लेना। टेबल कैसी बनाओगे कि जैसे इधर तो लिख लिया आपने 1951, ठीक है, 1951 लिख लेना, यहाँ लिख लेना 2015, ठीक है, ऐसे टेबल बना लो। अब यहाँ आप सबसे पहले लिखेंगे मृत्यु दर, ठीक है। मृत्यु दर का मतलब हो जाएगा मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। अब 1951 में कितनी थी मोर्टेलिटी रेट, वो 25.1 थी, कितनी हो गई, 6.5 रहेगी, ऐसा मान लो, ठीक है, 6.5 हो गई। फिर बात करते हैं अपन शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर यानी कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ IM, वो कितनी थी, 148,000 पर थी, 148 यहाँ थी, सॉरी 148,000 पर थी। वो कितनी रह गई, वो हो गई आपके मात्र 37 हो गई 1000 पर, समझ में आ रहा है, 37 हो गई 1000 पर। ऐसे ही 1951 2000 के बाद में जीवन प्रत्याशा की बात की जाए, तो जीवन प्रत्याशा का मतलब हो जाएगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। इसमें मेल और फीमेल दो हैं, मेल और फीमेल, ऐसी टेबल बना देना। तो मेल की कितनी थी, 37 से 66.9 हो गई, और फीमेल में 36 से लेके 70 हो गई, जो 36.2 थी 1951 में, और 70 वर्ष हो गई। ऐसे टेबल बना लोगे तो ईजी पड़ जाएगा, ठीक है, तो बहुत ईजी है। फिर बात आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आ सकता है कि भारत में साक्षरता से संबंधित 3 विशेषताएं बतानी है। 3 फीचर्स रिलेटेड टू लिटरेसी इन इंडिया। क्या खास बात है हमारी साक्षरता की? खास बात तो क्या है, कुछ डिफरेंस जो आपको नजर आते हैं वो उसकी विशेषता बन जाती है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर है ना वो इतनी थी, जबकि स्त्रियों की इतनी थी। एक बड़ी बात तो ये, इतना बड़ा चेंज तो यहाँ मिलता है अपन को, ठीक है। 2011 सेंसस की अगर बात करें तो ओवरऑल लिटरेसी रेट इंडिया अप्रोक्सीमेटली 74.05%, वाइल फीमेल की 65.46%। फिर दक्षिणी भारत के अधिकांश राज्यों में कुल साक्षरता और महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत से एवरेज ठीक है उनका। जो हमारा साउथ इंडिया है और उसके उधर के ऑलमोस्ट जो स्टेट्स हैं, केरला वगैरह, तमिलनाडु, जितने भी वो सब, इनकी लिटरेसी रेट जो है वो फीमेल लिटरेसी वो हाई है। नेशनल जो ओवरऑल जो एवरेज है उनका, वो अपन ने पहले पढ़ भी लिखा है, ये भी खास बात है। तीसरी खास बात ये है कि भारत के राज्यों में साक्षरता दर में व्यापक प्रादेशिक असमानता पाई जाती है। बिल्कुल बहुत डिफरेंस मिलता है। कैसे कि बिहार जैसे राज्य भी हैं जहां बहुत कम 63.82% की साक्षरता है, ठीक है, और जहां केरल और मिजोरम ऐसे स्टेट है जहां पर 93, 91, 94% साक्षरता है। कितना बड़ा चेंज है ये भी, ऐसा भी हमारे बहुत ज़्यादा यहाँ पर डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो रीजनल डिस्पैरिटीज इन लिटरेसी रेट अक्रॉस स्टेट ऑफ इंडिया, देयर इज स्टेट लाइक बिहार विच हैज वेरी लो 63.82%, ठीक है, लिटरेसी, एंड देर आर स्टेट लाइक केरला एंड मिजोरम विच हैव लिटरेसी रेट 93.91 तो केरला की है और मिजोरम की 91.58% रेस्पेक्टिवली। ये बात, ये हमारे 3 हमारी, अगर आपसे कोई विशेषता खास बातें पूछो तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर बात आती है भारत में मानव विकास सूचकांक। इंडिया के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर बात करें 2 मार्क्स में तो क्या लिखेंगे आप? हालांकि मैंने ये लिखवा रखा है आपको मानव भूगोल वाली बुक में भी, और कल की क्लास में बात बता दी थी कि योजना आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विश्लेषण की इकाई मानते हुए मानव विकास सूचकांक परीक्षण किया। किसने किया? योजना आयोग ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मानव विकास सूचकांक का परीक्षण कौन करता है, किसने किया? तो योजना आयोग ने किया। द प्लानिंग कमीशन हैज़ कंडक्टेड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स टैक्स कंसिडरिंग द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, दोनों में, राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी दोनों में। भारत को मैंने आपको बताया था जब ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ी थी, पूरा टेबल से बताया था, उस चैप्टर में पूरी बातें हैं कि हम मध्यम के अंदर आते हैं। भारत को मध्यम मानव विकास दर्शाने वाले देशों में रखा गया है, ठीक है ना। इंडिया इज प्लेस अमंग द कंट्रीज शोइंग मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट, और हमारी जो रैंकिंग है 180 देशों में इसका 131वां देश है। मैंने हालांकि कल बता दिया था 2018, 19, 20, 21 चारों सालों में बता दिए थे, तो आपको पता चल गया होगा कौन से ईयर की बात कर रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। इट इज़ रैंक 131st अमंग द 180 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये बात थी, काफ़ी ईजी है। फिर बात करूँ मैं भारत के विभिन्न राज्यों में 0.790 संयुक्त सूचकांक मूल्य के साथ केरल कोटि क्रम में सबसे ऊपर है। अगर अपन कुछ स्टेट की बात करें, केरल का कौन सा स्थान है, तो केरल है फर्स्ट, केरल फर्स्ट है 0.790 के लेके सबसे फर्स्ट है, ठीक है। इसके बाद में फिर दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और गोवा और पंजाब आते हैं। हालांकि अपने ह्यूमन ज्योग्राफी में ये बातें पढ़ रखी है। केरल रैंक हाइस्ट अमंग वेरियस स्टेट्स इन इंडिया विथ, इसका जो है वो 0.790 है। इसके बाद में फिर दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और गोवा और पंजाब आ जाते हैं। फिर बात करते हैं बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये सबसे मामला गड़बड़ है इनका, और ये इनका गड़बड़ मामला इतना है कि ये 23 प्रमुख राज्य ऐसे हैं जो सबसे नीचे हैं। बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, ये तीनों सबसे नीचे, इनका मामला बहुत ही खराब है, गड़बड़ है। स्टेट्स लाइक बिहार, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ आर एट द बॉटम ऑफ 23 मेजर स्टेट्स ऑफ द कंट्री। और ऐसे हालातों के लिए अनेक, अब आपको ये भी लिख सकते हो कि क्या कारण है इनका सबसे कम रहना, तो इनके अनेक सामाजिक हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सभी तरह के कारण यहाँ पर उत्तरदायी है। ना तो कोई वहाँ की सरकारें अच्छा काम कर रही है, ना कोई सोशल उनका कोई काम, मतलब सामाजिक, समाज में उनकी हालत ख़राब है, सब कुछ, सब कारण है। कोई ना मतलब रोजगार के साधन है, ना एम्प्लॉयमेंट मिल पा रहा है, ना कोई अच्छी शिक्षा है, सब कुछ इसके में कारण आ जाते हैं। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, सब रीजन इसके अंदर है, रिस्पॉन्सिबल है। फिर एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, गांधी जी द्वारा 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है भाई, गांधी जी द्वारा विकास संबंधित विचारों को किन रिपोर्ट्स में शामिल किया गया है। गांधी जी के विचार इतने अच्छे थॉट हैं, इतने अच्छे विचार हैं कि इनको किन किन में शामिल किया गया, अभी देखोगे तो मज़ा आएगा। इन विच रिपोर्ट्स गांधीजियंस आइडियाज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट हैव बीन इंक्लूडेड, तो वो ये हैं कि गांधी जी ने जनसंख्या, संसाधन और विकास के बीच संतुलन और समरसता पर बल दिया था। बिल्कुल सही है, जनसंख्या, संसाधन और विकास के बीच में संतुलन बिठाओ। बोले कैसे? कि पॉपुलेशन दिनों दिन बढ़ेगी, सीधी सी बात है, बढ़ेगी,
और जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस अकॉर्डिंग रोजगार भी होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट भी होना चाहिए। उनके अनुसार महात्मा गांधी एडवोकेट द रेनफोर्समेंट ऑफ द हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन द टू, ठीक है। इन हिज ओपिनियन, उनके अनुसार व्यक्तिगत मितव्यता, सामाजिक धन की न्यायधारिता, यानी कि ये पॉजिटिव वर्ड है, समाज के अंदर लोगों के प्रति विश्वास, न्यायधारिता का मतलब एक ट्रस्ट करना, एक विश्वास करना, वो भी ज़रूरी है, समाज में एक अच्छी इमेज हो, अच्छे रहें। अहिंसा, हिंसा तो गांधी जी बिल्कुल चाहते ही नहीं थे। अहिंसा ये एक व्यक्ति और राष्ट्र के उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने की कुंजी है। इतना परफेक्ट विचार उन्होंने दिए। उनके ओपिनियन देखिए आप कि ऑस्टेरिटी ऑफ इंडिविजुअल, ट्रस्टीशिप ऑफ सोशल वेल्थ एंड नॉन वायलेंस आर द की टू अटेन हायर गोल्स इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज दैट ऑफ ए नेशन। किसी भी राष्ट्र के उच्च लक्ष्य अगर देखे जाए तो ये सब है। एक तो अहिंसा होनी चाहिए, सामाजिक धन की न्यायधारिता होनी चाहिए, ठीक है, व्यक्तिगत मितव्यता होनी चाहिए, आपसी प्रेम, ये सब भाईचारा होना चाहिए। ये सब बातें गांधी जी की थी। और इन बातों को देखो, गांधी जी के इन विचारों को किन किन में शामिल किया गया। पहली बात क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट में, ठीक है। और मतलब कि गांधी जी व्यूज वर ऑल्सो इन द क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट। फिर लिमिट्स टू ग्रोथ 1972, शुमाकर की पुस्तक रुमाल इज ब्यूटीफुल 1974, बुंडलैंड कमीशन की रिपोर्ट ओवर कॉमन फ्यूचर जो 1987 में लिखी गई थी, और मतलब शामिल किया गया था। और एजेंडा 21 की रिपोर्ट ऑफ द रियो कॉन्फ्रेंस 1993 में शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कितने हो गए? नंबर 1 क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट हो गई, नंबर 2 लिमिट्स टू ग्रोथ, ठीक है, सॉरी ये रिपोर्ट एक ही है, एक हो गई। शुमाकर की पुस्तक 2 हो गई, ठीक है, और कमीशन की रिपोर्ट 3 हो गई, और ओवर कॉमन फ्यूचर 4 हो गए, एजेंडा 5-6 बातें जितनी भी है सारी की सारी आपको याद करनी है विथ ईयर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है उत्तरी भारतीय, अपने एनसीईआरटी के चैप्टर के बुक का पीछे वाला क्वेश्चन है कि जो उत्तरी भारत है, जो नॉर्थ इंडिया है, उसमें अधिकांश राज्यों में मानव विकास के जो निम्न स्तर है उसका क्या कारण है? कोई 2 कारण बताइए, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन छोटे आएंगे, बड़े नहीं आएंगे। ड्यू टू रीजन्स फॉर द लो लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन मोस्ट ऑफ स्टेट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। तो उसके 2 कारण ये हैं। एक तो ये हैं, पहला कि उत्तरी भारत के अधिकांश राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इन सब में मानव विकास सूचकांक 0.5 से भी कम है। मामला बहुत गड़बड़ है, ठीक है। और यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज लेस देन 0.5 इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ नॉर्थर्न इंडिया लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर। हालांकि जम्मू कश्मीर अब तो यूनियन टेरिटरी बन गया या केंद्र शासित प्रदेश बन गया, लेकिन अभी अपन इसमें जितनी बातें करेंगे वो हमारे 2011 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, इसलिए ये भी लिख दोगे तो गलत नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना, हर आंकड़े 2011 के हैं। केंद्र शासित प्रदेश 2011 तक जम्मू कश्मीर स्टेट ही था, इसलिए अपन को स्टेट मान के चलना है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि 2011 के आंकड़े अपन पढ़ रहे हैं। 21 के जब आएंगे तब ये बातें चेंज हो जाएगी, वो बात अलग है, ठीक है। अब देखो, इन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, बिल्कुल ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, मतलब लोगों के पास आमदनी बहुत कम है। कैसे? कि हर आदमी एक महीने में कितना कमाता है, वो पर कैपिटा इनकम होती है, सैलरी क्या है उसकी, वो काफ़ी कम है इधर, क्योंकि कमाई है ही नहीं, कमाई का सोर्स नहीं है, ना तो ज़्यादा कोई फैक्ट्रियाँ हैं, ना सब कुछ, बहुत कम है मामला, है ना, जिसके कारण यहाँ गरीबी तथा बेरोजगारी जैसी आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई है, ठीक है। दिस स्टेट हैव वेरी लो पर कैपिटा इनकम ड्यू टू विच इनकम प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट हैव अराइजन हियर, ये मेन कारण है। दूसरा, इन क्षेत्रों में साक्षरता का स्तर भी अपेक्षाकृत, हालांकि अभी तो काफ़ी सुधार हो रहा है, लेकिन अपेक्षाकृत कम है, निम्न। इस कारण से मानव विकास की जो निम्न स्तर है वो भी ये होने का मेन कारण है, ठीक है। द लेवल ऑफ लिटरेसी इन दीज एरियाज इज ऑल्सो रिलेटिवली लो बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमन डेवलपमेंट इज ऑल्सो एट लो लेवल। ये कारण है कि ह्यूमन डेवलपमेंट का जो लेवल है, मतलब जो शिक्षा कम है, इस वजह से ये सब कारण बनते। दोनों कारण वेरी इंपॉर्टेंट थे जो अपने पूरे हो गए, ठीक है। अब है भारत के बच्चों में, ये भी अपने एनसीईआरटी के पीछे वाला क्वेश्चन, चैप्टर के लास्ट वाला, ये भारत के बच्चों में घटते लिंगानुपात के 2 कारण बताइए। गिव 2 रीजन्स फॉर द डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो अमंग द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया। तो भारत में मेनली केरल को अगर छोड़ दें अपन, केरल को छोड़कर बाकी सब जगह मामला गड़बड़ है। सभी राज्यों में 0 से 6 वर्ष की जो आयु वर्ग है के बच्चों का लिंगानुपात निरंतर घटता जा रहा है। इसके प्रमुख 2 कारण हैं। इन इंडिया द सेक्स रेशियो ऑफ चिल्ड्रन इन द ग्रुप
एज ग्रुप 06 से कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग इन ऑल द स्टेट्स एक्सेप्ट केरला। दीज मेन 2 रीजन्स फॉर दिस आर एज फॉलोज। कौन से 2 कारण है वो देखो। पहला, प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण की सुविधा का अधिकाधिक प्रयोग, बिल्कुल सही है। प्रसव जब पेट में बेबी होता है तो उससे पहले जांच हो जाती है, मशीन ऐसी आ गई है। और वो ऐसे पापी डॉक्टर जो पैसे कमाने के लिए वो चेक करते हैं और फिर वो बता देते हैं कि और खूब जगह ऐसा भी मैं आपको बताऊं, अभी ऐसे केस भी पकड़े गए हैं, बहुत फ्रॉडी डॉक्टर हैं जो लोग यहाँ पर प्रसव पूर्व लिंग जांच करते हैं और लड़का होता है फिर भी कह देते हैं कि लड़की है, और ताकि वो क्या करेंगे, ऐसे पापी घर वाले कहेंगे कि लड़की है तो फिर उसको वहीं पर मार देते हैं, पेट में ही, कोख में ही मार देते हैं, जो अपन सुना होगा। तो ये सब कारण है। डिलीवरी से पहले प्रसव पूर्व जांच करा लेते हैं, सबसे मेन कारण है ये है। दूसरा, यानी कि मोर एंड मोर यूज़ ऑफ फैसिलिटी ऑफ पेरेंटल सेक्स टेस्ट। और सेकेंड है, भारत में सामाजिक दृष्टिकोण से महिला शिशु की तुलना में पुरुष के जन्म को ज़्यादा वरीयता देते हैं, ये भी मेन कारण है। प्रेफरेंस गिवन टू द बर्थ ऑफ ए मेल और फीमेल चाइल्ड फ्रॉम ए सोशल पॉइंट ऑफ व्यू इन इंडिया, ये भी माना जाता है। बहुत देखा भी होगा आपने, लड़के के जन्म पे बहुत जगह लोग प्रोग्राम भी रखते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। रखो तो फिर आपको लड़के के जन्म पे भी रखना चाहिए, क्योंकि लड़का लड़की एक समान है। और मैं तो कहता हूँ लड़की को ज़्यादा वरीयता मानना चाहिए, ज़्यादा खुश होना चाहिए लड़की जब पैदा हो। तो ये सब कारण हैं, अपन ने पढ़ लिए 2 कारण। अब मैंने एक पिक लगाई, फोटो लगा रखी है, इमेज लगा रखी है। जो अपना जो चैप्टर है, ठीक है, जो अपना चैप्टर अपन ने पढ़ा था, सॉरी जो अपनी बुक है, ठीक है ना, बुक जो पढ़ी थी अपन ने, उसमें अपन ने ये जो स्टार्टिंग के अंदर है, ठीक है, सबसे पहला जो पेज है, आपको सिर्फ इसको क्या करना है कि इसको सिर्फ और सिर्फ एक बार रीड कर लेना है, पढ़ लेना है आप अगर चाहते हो तो। बाकी यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है, बिल्कुल नॉलेजेबल है। मेरा मानना ये है कि कहीं कहीं पर अपन को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ नॉलेजेबल है, एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है। एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना, और आपके पास आई थिंक बुक तो है ही, तो अपनी बुक्स में इसको लेके आराम से इसको पढ़ लेना, ठीक है। कोई वो बड़ी बात नहीं है। ये देखो, ये आई थिंक सबको दिख भी गया होगा। इसको इजीली आप पढ़ लोगे अगर, तो कोई टेंशन नहीं है, साफ समझ में आ रहा है क्या क्या मामला है, बस, ठीक है। और मैं बात करूँ नेक्स्ट की, तो जस्ट उसी के आगे वाला क्वेश्चन है, मतलब आगे वाला पेज है, जैसे पेज पलटोगे तो यहाँ पर भी कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता, नॉलेजेबल है। हालांकि यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि मिला जुला थैला कहते हैं कि भारत के विकास के अवसरों के साथ साथ उपेक्षाओं और वंचनाओं, तो कोई जरूरी नहीं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार नॉर्मल पढ़ लेना, बाकी कोई यहाँ पर नहीं है। पेज और शिक्षा मतलब बहुत ईजी है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन, नॉर्मल एक बार रीड कर लेना इसको, बाकी नहीं है, ठीक। कोई क्वेश्चन नहीं बनता। एक था आपके चैप्टर के लास्ट में जनसंख्या, पर्यावरण और विकास, पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट वाला, बस सिंपली एक बार नज़र दौड़ाना, कोई क्वेश्चन नहीं बनता। टाइम वेस्ट मत करना। क्वेश्चन यहाँ इस चैप्टर में आएगा, वो आएगा फैक्ट वाला, फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट क्लास में बताया था। फर्स्ट वाली पूरी क्लास इंपॉर्टेंट है, और आज की स्टार्टिंग वाली क्लास, यानी कि इट मीन्स मेरे कहने का मतलब है यहाँ तक, बस यहाँ तक पढ़ लेना। बाकी ये सब आपको सिर्फ नॉर्मल एक रीडिंग लगानी है। ये भी कंटिन्यू उसी के आगे हैं, किसके, इसके जस्ट आगे ये मिल जाएगा, तो कोई लोड नहीं लेना। इसको भी आपको सिर्फ सिंपल एक बार रीडिंग लगा लेनी है, कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता, ठीक है। बस एक बार देखना चाहो तो देख लेना, बाकी बस कल की क्लास पूरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ तक आपको सारे लर्न होने चाहिए। बहुत परफेक्ट मैंने नोट्स दे दिए, नोट्स के बाहर कुछ नहीं जाएगा, लिखने का तरीका समझा दिया, कैसे कुछ करना है, बाकी बहुत ईजी है, ठीक है। अब अपना टेस्ट जो लूँगा मैं आपका इस संडे को, ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर 3 इस बुक का, और ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर 4 ह्यूमन ज्योग्राफी वाली मानव भूगोल जो बुक है उसका, दोनों चैप्टर का एक साथ टेस्ट आपका होगा, ठीक है। ओके।